2011, ठीक है। तो जो भारत की जनगणना 2011 इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से बीपीएससी या अन्य जनरल कंपटीशन में 2 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से दिखाई देगा। 2 क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में, चाहे आप बीपीएससी बैठे, चाहे आप जनरल का एसएससी बैठे, बिहार एसएससी बैठे या बिहार दरोगा बैठिए, किसी में भी आप देखिएगा 2 क्वेश्चन आपको जनगणना का मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन तक भी आपको दिखाई दे सकता है डायरेक्ट इसी वे में, ठीक है। तो जो भी महत्वपूर्ण लाइन्स है उसको आप लोग अच्छे समझने का प्रयास कीजिए और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा और आता ही है, हर एक बार देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला लाइन यहाँ पे देखिए, अब कहिएगा जनगणना क्या होता है, तो जो आपकी जनसंख्या, जो मानवों की जनसंख्या है उसका गिनती करना ही जनगणना है। और अभी आप देख रहे हो कि बिहार सरकार ने जनगणना स्टार्ट किया है। अभी आपका जो है टीचर लोग सब अभी जनगणना करने आएंगे बहुत जल्द, लगभग 1 आध सप्ताह के अंदर आप देखिएगा कि आपके घर पे भी जनगणना के लिए पहुंच चुके हैं। क्योंकि 2011 के बाद 2021 में ही जनगणना होना था, क्योंकि 10-10 वर्ष के अंतराल पे होना होता है, लेकिन इस बार क्या हुआ था कि कोरोना के कारण आपका डिले हो गया, ठीक है। जो 2021 में कोरोना के कारण नहीं हो पाया वो अब आपको 2022 लास्ट में या अभी आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये प्रत्येक 10 वर्ष पे आज़ादी के बाद हो रहा था, लेकिन इसी वर्ष जो है आपका कोरोना के प्रभाव के कारण वह नहीं हो पाया। और खास करके अब जातिगत जनगणना की भी बात की गई है कि आपके राज्य में खास करके बिहार में जातिगत जनगणना किया जाएगा, यानी एक कॉलम जाति का भी होगा जिसमें प्रदर्शित किया जाएगा किस जाति के लोग कितने हैं, टोटल जनसंख्या। देखो इससे राजनीतिक लोगों को भी फायदा होगा और साथ साथ जनता को भी फायदा है, ठीक है। और नुकसान दोनों है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू है। सकारात्मक यही है कि लोग जान जाएंगे कि हमारी आबादी कितनी है, तो वहाँ पे उस क्षेत्र में जैसे क्या होता है कि राजनीतिक होते हैं तो वो अपना जो वोट बैंक बनाते हैं वो जातिगत भी बनाते हैं। जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे उस जाति के लोगों को खड़ा करने की उम्मीद ज़्यादा होगी, तो जो उस जाति से जुड़े लोग होंगे उनको फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए वो सब बात की बात है, राजनीतिक बात है, लेकिन यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण चीज़ है कि जनगणना की शुरुआत आखिर किसने किया और ऐसा क्यों किया जाता है, इससे क्या फ़ायदा है। देखिए जब तक आप पूरे आंकड़ा नहीं जानेंगे देश के अंदर तो आप देश का विकास सही से नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जो परिवार है घर में कितने सदस्य, छोटा परिवार है तो काउंट कर लिए, लेकिन जब आप पूरे जिला की बात करेंगे तो फिर काउंट करना कठिन हो जाता है, फिर राज्य की। तो उसके लिए क्या हुआ कि भारत सरकार ने एक आयोग ही बनाया हुआ है, ठीक है, और उसके माध्यम से जनसंख्या का ही काउंट किया जाता है प्रत्येक 10 वर्ष पे। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। यह क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में डायरेक्ट पूछा गया था कि कब हुआ था प्रथम जनगणना, ठीक है। प्रथम जनगणना भारत में 1872 में किसके समय पे हुआ था, लॉर्ड मेयो। अगर आपको नहीं प्रमाण है तो आप 67th बीपीएससी का जो प्री का क्वेश्चन है उसको देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पहला लाइन से ही लड़ गया, ठीक है। यही क्वेश्चन है डायरेक्ट कि कब सर्वप्रथम भारत में जनगणना की शुरुआत हुई, 1872 ईस्वी में। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता है, कोई भी एग्जाम में बैठिए अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा तो। नियमित रूप से जनगणना की जो शुरुआत हुई, जो नियमित प्रत्येक 10 साल पे हो रहा है, वो हो रहा है 1881 ईस्वी से। कब से हो रहा है, 1881 ईस्वी से हो रहा है, ठीक है। 1821 में प्रथम जनगणना जो है नियमित रूप से किया गया। ये 2 क्वेश्चन बार बार पूछे गए, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो पूछेगा कि भारत में जनगणना की शुरुआत किसने किया, तो भारत में जनगणना की शुरुआत जो है लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था 1872 ईस्वी में, और नियमित रूप से जनगणना जो 1881 ईस्वी से की जा रही है, ठीक है। और प्रत्येक 10 वर्ष पे लगातार आपका किया जाता है। अगर कहेंगे कि विश्व में कौन सा देश है सबसे पहले जो जनगणना कराया था, वह जो है श्रेय स्वीडन को जाता है। मात्र आप देखेंगे सबसे पहले विश्व 1749 में ही इसने सर्वप्रथम जो है जनगणना करवाया था। स्वीडन एक देश है जिसने सर्वप्रथम आपका जनगणना करवाया था। भारत में जनगणना संगठन, जनगणना समिति, उसके लिए संगठन बना हुआ है, ठीक है। वही आपका जनगणना संबंधित कार्य करता है और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है कि कितनी आबादी है, कितने बच्चे हैं, कितने वृद्ध हैं, ये सब पूरा डिटेल्स वो बताता है। इसका सबसे उच्च अधिकारी भारत का महापंजीयक या जनगणना आयुक्त होते हैं, जो पूरे जो ये आपका संगठन है उसके हेड होते हैं। वर्तमान में जनगणना के आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जनगणना आयुक्त कौन है, तो डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं, ठीक है। अब 2011 में जो केमी जनगणना हुई थी तो वो 15वीं थी। अगर पूछे 2022 में जो अभी जनगणना हो रहा है वो भारत की केमी जनगणना है।
तो वो भारत की 16वीं है। अगर स्वतंत्र भारत का पूछेगा तो 8वीं है। ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, अभी तुम 2021 तक में काउंट कर लोगे 1951 से, ठीक है, तो 1951 को 2021 में घटाओ 1951 को, तो प्रत्येक 10 वर्ष पे कितना साल हो गया ये? 70 साल। 70 साल में कितना जनगणना होगा रे? 10 साल पे एक होता है, तो 7, ठीक है। तो अभी जो जनगणना होगा 2021 में वो 8वीं जनगणना है। 7 हो चुका है, 8वीं होगी, ठीक है। क्योंकि इसलिए कि एक इसलिए एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताए थे ना, एक आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, क्योंकि आपका जो पहला हुआ वो 0 से काउंट होता है, ठीक है। इसीलिए अभी आपका 8वीं जनगणना जो है 2022 में हो रही है। तो ये क्वेश्चन इस साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत की कैमी जनगणना हो रही है 2022 में, तो ऐसे 2021 में ही होना था, तो याद रखिएगा 8वीं, और जो 2011 में हुआ था वह हुआ था आपका 7वीं, ठीक है। सारा डाटा अब चेंज हो जाएगा आपका नेक्स्ट 2023 जाते जाते, क्योंकि ये जो भी डाटा है नया डाटा आ जाएगा, जनसंख्या का सब रिपोर्ट। लेकिन अभी जो आपका 1 साल जो एग्जाम होगा उसमें आपको यही डाटा काम आएगा। जनगणना आकलन का रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, और यहाँ के भारतीय की औसत आयु कितना है? 29 वर्ष है। औसत आयु कितना है? 29 वर्ष है, ठीक है। अब आज 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है? 17.5%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है? 17.5%, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी भारत की जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार कितनी है? तो लगभग 1 अरब कितना होगा? 21 करोड़, या आप 121 करोड़ भी सीधे बोल सकते हैं। और विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारतीय लोगों की जनसंख्या है, यानी अगर विश्व में 100 लोग हैं तो उसमें लगभग 17 से 18 लोग भारत के ही होंगे, ठीक है। 2001 से 11 के बीच भारत की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि जो रहा, कब से कब तक? 2001 से 11 के बीच में 17.7%, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या, जो नगरों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उसकी आबादी कितनी है? 31.2, और जो गांवों में रहते हैं उनकी आबादी कितनी है? 68.8। तो ये धीरे धीरे उल्टा होगा। अब क्या होगा कि गांव से लोग शहर की ओर जा रहे हैं। ये अब नेक्स्ट रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा, ये 40% हो जाएगा या 51%, लगभग 50-50 हो जाएगा। क्योंकि गांव भी जो शहर के नजदीक था वो धीरे धीरे क्या हुआ, शहरों में लोग जाके वैसे नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद जो भी है उसमें आप बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। तो शहरीकरण की ओर आपका बढ़ेगा तो गाँव से लोग शहर की ओर पलायन होंगे ही, और गाँव भी शहर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल याद रखिएगा 68.8% लोग कहाँ रहते हैं? शहरों, गाँव में, और 31.2% लोग कहाँ रहते हैं? गाँव में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से अब कितना कर दिया गया? 2070 कर दिया गया। पहले क्या था कि 2045 तक जनसंख्या को कंट्रोल कर लेना है, ठीक है, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। लेकिन सरकार की अब मंशा ढीली है। अब सरकार बोले 2070 तक हम जो है जनसंख्या नियंत्रण करेंगे। उसके पीछे कई रीजन है। चीन एक ऐसा देश था जिसने जनसंख्या को पूर्ण नियंत्रण किया। हम तो हमारे वहाँ का जो सिद्धांत बना सरकारी जॉब में, अगर जिनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो ना ही वो एलिजिबल होंगे ना उनके बच्चे होंगे। तो इस तरीका से वहाँ पे प्रतिबंधित किया गया और जनसंख्या कंट्रोल में आ गया। लेकिन चीन में देखा गया कि वहाँ की जो युवा पीढ़ी की संख्या कम हो गई और जो वृद्ध लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई, जिससे युवाओं पे जो है भार ज़्यादा बढ़ गया। जनांकीय लाभांश एक चैप्टर है, उसमें बताएंगे किस प्रकार से बढ़ जाता है। मान के चलिए अगर किसी देश की आबादी अभी वर्तमान में 100 है, ठीक है, और देखिए यहाँ पे 3 आयु वर्ग या 3 आयु वर्ग में हम रखते हैं। एक तो वृद्ध का, ठीक है, वृद्ध लोगों की आयु, एक युवा, और एक हम रखते हैं बच्चे। तो अभी बच्चे 100 हैं और युवा की संख्या मान के चलिए अभी यहाँ पर 50 है, और वृद्ध की संख्या मान के चलिए अभी 25 है, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर ये मतलब ऊपर चले जाएंगे, मर जाएंगे, तो ये 50 वाले यहाँ आ जाएंगे और फिर 100 वाले यहाँ आ जाएंगे। अगर ये जनसंख्या कम बढ़ाएंगे तो यहाँ मान के चलिए क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, या जनसंख्या कह सकते हैं। तो
ये क्या होगा कि इस पे अभी डिपेंडेंट क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे मान के चलिए नया आबादी कितनी हो गई, यहाँ मान के चलते 100 आदमी मात्र 50 लोग मतलब यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो ये जब 50 वाले जब मिड पे आएंगे तो नीचे की आबादी को उसको ऊपर वाले ये ऊपर पे चले जाएंगे, तो ये इस पे डिपेंडेंट हो जाता है। फिर से समझिए एक बार, ठीक है। जैसे मान के चलिए 3 आयु वर्ग के लोग हैं, ठीक है। एक आयु वर्ग मानिए 0 से 15, एक मानिए 0 से 15, दूसरा 15 से 60, जो कि एक कामगार है, युवा है, जो काम करता है, ठीक है। जिसपे ये बच्चे और ये बूढ़े जो इसके 60 प्लस हैं वो काम नहीं करते, वो रिटायर हो जाते हैं। तो ये दोनों इस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर इनकी संख्या मान के चलिए अभी 50 है और इनकी संख्या मान के चलिए अभी 85 मान के चलिए है, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या कंट्रोल हो गया, और इसकी संख्या क्या हो गई मान के चलिए यहाँ पर 25 हो गई, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जब ऊपर चले जाएंगे तो ये 50 वाला यहाँ पे आ गया, तो 25 वाला बीच में गया, और यहाँ पर नीचे अगर कोई नया आबादी आया तो यहाँ पे 25 लोगों पे कार्यभार पड़ गया 50 आदमी का। 50 आदमी का भोजन खाना पीना जो है 25 आदमी जब पूर्ति करेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसकी आर्थिक गति क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो चीन में यह स्थिति देखने को मिला, ठीक है। तो भारत ने इसलिए यह सोच करके अभी अपना नीति बदल दिया और इसने जो है 2070 तक कंट्रोल करने की नीति अपनाई। ऐसे कुछ राज्य इस पे प्रोसेस में है, कोशिश कर रहे हैं। जैसे यूपी सरकार जो है इस तरह के कानून को ला रही है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से भारत में यह लागू 2070 तक नहीं होने वाला है। हाँ, कोई विशेष राज्य जनसंख्या आ गया आपका, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उसमें आपको देखना है कि किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ पे जो है 2-2 राज्यों के बारे में जिक्र किया, जो मैक्सिमम 2 हैं और जो मिनिमम 2 हैं, ज्यादा नहीं किया क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा आपके देश में उत्तर प्रदेश की आबादी है 20 करोड़, सेकेंड स्थान आपका महाराष्ट्र का है और थर्ड स्थान आपका बिहार का है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन रूप से आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो आपको बोलना है यूपी। क्या बोलना है? यूपी। लेकिन जहां जनसंख्या घनत्व लगा देगा, जनसंख्या घनत्व में प्रथम राज्य कौन सा है, तो आपको बोलना है बिहार। जनसंख्या घनत्व में कौन सा है? बिहार, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है मात्र 6 लाख। कितनी जनसंख्या पूरे सिक्किम राज्य की? मात्र 6 लाख। और दूसरा सेकेंड स्थान है मिजोरम का मात्र 10 लाख, ठीक है। तो सिक्किम और मिजोरम जो है न्यूनतम जनसंख्या वाले में है, ठीक है। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। दिल्ली की आबादी लगभग 1.767 करोड़ है। और वहीं आपका न्यूनतम जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी जो है केंद्र शासित प्रदेश वो है लक्षद्वीप, मात्र 64,000 ही जनसंख्या है, ठीक है। तो ये दोनों आप जरूर याद रखिए। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो दिल्ली है और कम है लक्षद्वीप का। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिला है मेघालय में। कहाँ देखने को मिला है? मेघालय में। सबसे ज्यादा वर्षा भी मानसीराम मेघालय में होता है, आपको याद रहेगा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? मानसीराम मेघालय में 27.9%, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, वर्षा होगा वहां तो वहां पे ज्यादा हरियाली निकलेगा, यानी जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगा। मानसीराम मेघालय से याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या का वृद्धि मेघालय में हुआ है। और सबसे न्यूनतम नागालैंड, जहां नाग रहेगा वहां आदमी को डस लेगा, मर जाएगा, कम हो जाएगा जनसंख्या। नहीं तो नागालैंड याद रखिए। तरीका से कुछ भी सोच लीजिए, ठीक है। नागालैंड की जो आबादी है वो 0.6% ही मात्र जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। नागालैंड में कम और सर्वाधिक में मेघालय, याद रखिएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में होना चाहिए। यहाँ छूट गया लिखा हुआ यूनियन टेरिटरी में। यूनियन टेरिटरी में सर्वाधिक जो है दादर नगर हवेली में बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? यूनियन टेरिटरी में, दादर एवं नगर हवेली। अब हवेली में कोई रहेगा जनसंख्या बढ़ाएगा ही क्या? घर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। जो रहेगा द्वीप पर, चारों ओर से पानी रहेगा तो जनसंख्या तो वहां पे दिक्कत है, तो इसीलिए 6.3%। तो तरीका से याद रखिएगा। अगर कंफ्यूजन हो तो दादर नगर हवेली याद रखिएगा। हवेली में क्या होगा? जनसंख्या बढ़ रहा है। हवेली में जनसंख्या बढ़ रहा है। द्वीप टापू पे क्या होगा? जनसंख्या घट रहा है। जीव जंतु होगा, मार के खा जाएगा। ऐसे एक तरीका बताए, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब आ जाइए जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व में प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले व्यक्तियों
कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो ओवरऑल पूरे भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई में लगभग 382 लोग रहते हैं भारत में। लेकिन बिहार में देखिएगा कि इतने लंबाई में 1106 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका प्यारा बिहार, ये सब में आपका आ गया। दूसरा आपके पड़ोसी पश्चिम बंगाल, दूसरा बंगाल। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? तो दुर्गम है, जनजातीय क्षेत्र है, पहाड़ है, वहां पे जनसंख्या ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये तरीका याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, भारत के सबसे पूर्वी सीमा पे कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो है आपका, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला तो दिल्ली है ही, 11,320 सबसे ज्यादा। आप देख लो, 1 वर्ग किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं, 11,320। तो यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? दिल्ली का है। और राज्य में किसका है? बिहार का है। सबसे कम में, न्यूनतम में जो आपका यूनियन टेरिटरी में आपका हो गया अंडमान निकोबार, और सिंपल राज्य में हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे गए और पूछे जाएंगे 100%। ठीक है, अब देखिएगा सर्वाधिक लिंगानुपात। लिंगानुपात होता है कि स्त्रियों की संख्या प्रत्येक 1000 पुरुष पे, 1000 पुरुष पे कितनी स्त्रियां हैं। तो आप केरल जाइएगा तो वहां 1084 स्त्रियां हैं 1000 पुरुष पे, यानी इसका लिंगानुपात आपके देश में सबसे ज्यादा है 1084। वहीं आप सबसे कम लिंगानुपात जाइएगा तो हरियाणा। ठीक है, ओनर किलिंग बहुत ज्यादा होता है हरियाणा में, तो 879 ही है मात्र। ठीक है, तो यहाँ पे यानी 1000 पुरुष पे 879 ही महिला है। उसके बाद पुदुचेरी में भी आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? पुदुचेरी। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला यूनियन टेरिटरी है आपका दमन और दीप, मात्र 618। तो ये सब आप याद रखेंगे, और हम नोट्स आपको ग्रुप में या ऐप में भी डाल देते हैं, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। अभी हमने आपको बताया 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार की जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो बिहार वाला तो एकदम याद ही रहना चाहिए आप जिस राज्य में हैं। अब आ जाइए साक्षरता दर। अच्छा, लिंगानुपात में, तो लिंगानुपात में जो अभी जो युवा पीढ़ी है उसमें लगभग 934 के आसपास है। ठीक है, बिहार में लिंगानुपात। और जो बच्चे हैं अभी, ठीक है, नहीं सॉरी 918 जो है आपका सामान्य, अभी बिहार वाला पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। ठीक है, 918 शायद सामान्य का है जो युवा पीढ़ी है लिंगानुपात में, और जो बच्चे अभी हो रहे हैं जो उसमें 934 है। ठीक है, तो वृद्धि हो रहा है लिंगानुपात। बिहार में भी महिलाओं की जो है स्थिति में सुधार देखने को मिलेगी कुछ समय में, या इस बार तो दूर ही हो जाएगा हमको लगता है। 2021 में जो जनगणना आएगा, 2022 का जो अभी काउंटिंग होगा, तो हमको लगता है बराबर हो सकता है बिहार में। ठीक है, साक्षरता दर क्या है कि साक्षरों की संख्या बटे 7 वर्ष से अधिक की जनसंख्या। क्योंकि 7 वर्ष तक तो लोग पढ़ता लिखता है नहीं। ठीक है, बच्चे का लाड़ प्यार में ही समय कटता है, तो उससे ऊपर वाला व्यक्ति जब पढ़ा लिखा नहीं हो तब उसको हम निरक्षर बोलते हैं। उससे कम आयु के बच्चे को हम निरक्षर नहीं बोलेगा। 5 साल का बच्चा उसको हर सही दीर्घ नहीं आ रहा है तो उसको हम निरक्षर नहीं बोलेंगे। बोलेंगे किसको? जो 7+ हो गया और उसको पढ़ना लिखना नहीं आता। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि साक्षरता में दर में हम कितने प्लस बच्चे, शायद पूछा भी है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 73% लोग, ठीक है, साक्षर हैं भारत में। ये भारत का रिपोर्ट है, बिहार का अलग बता देंगे। और ये 2001 में मात्र 64.8% लोग ही साक्षर थे। साक्षर मतलब क्या? खूब विद्वान नहीं होना है, बस लिखना पढ़ना आता है उसको, साइन उन कर ले किसी तरीका से हृदय लगा करके पढ़ ले तो वो साक्षर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब साक्षर मतलब ये नहीं सोचना कि एकदम आईए बीए करके तब बैठा हुआ उसी को बोलेंगे, नहीं। जो सिर्फ लिखना जान जाए और पढ़ना जान जाए वो साक्षर हो गया, मतलब अक्षर का जिसको ज्ञान हो गया। ठीक है, उसके लिए विद्वता की जरूरत नहीं है। अब आज सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य में कौन सा राज्य है? देखिए केरल। केरल बहुत हर एक चीज में अच्छा है। यहाँ पे मातृ देखे होंगे कि जो बालिकाओं की संख्या भी ज्यादा थी लिंगानुपात में। उसके बाद सबसे ज्यादा सर्वाधिक साक्षर दर वाला राज्य भी आपका कौन सा है? केरल है। कौन सा है? केरल है। आ जाइए न्यूनतम साक्षरता दर में आपका बिहार सबसे आगे 1 नंबर पे है।
और यहाँ की जो साक्षरता दर है 2011 के अनुसार बहुत ही कह सकते हैं कि दयनीय स्थिति है। 61.8% लोग ही सबसे मतलब यहाँ पे साक्षर है, यानी सबसे न्यूनतम साक्षरता दर आपके बिहार का ही है 61.8%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले यूनियन टेरिटरी राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है 91.8%, और न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य में दादर नगर हवेली है यूनियन टेरिटरी में, ठीक है, मात्र 76.2 फिर भी बिहार से आगे है, फिर भी बिहार से आगे है। सबसे ज्यादा स्त्री पुरुष में साक्षरता में अंतर राजस्थान में है 79.2% पुरुष पढ़े लिखे हैं, जबकि महिला मात्र 52.1% पढ़ी लिखी है। यानी महिला पुरुष के बीच में अंतर कितने का है, तो 27.1% का अंतर है। तो ये सबसे ज्यादा अंतर राजस्थान में ही है साक्षरता में महिला और पुरुष के तुलनात्मक रूप से, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो अनुसूचित जाति, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, जाति जो एससी है उसकी संख्या लगभग 20 करोड़ है भारत में, ठीक है। और सबसे ज्यादा एससी वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। आप देखिएगा कि इससे पहले जो वहाँ की मुख्यमंत्री भी थी एससी कैटेगरी से ही आती है, ठीक है, ममता बनर्जी। कौन थी उत्तर प्रदेश की, मायावती, हाथी छाप किनका है। तो एससी की आबादी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तभी तो वो मुख्यमंत्री बन गई। उसके बाद एससी की संख्या प्रतिशत वाला जो राज्य है प्रतिशतता के रूप में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रतिशतता है पंजाब में। पंजाब में एससी की संख्या बहुत ज्यादा है। अब आ जाइए एसटी पॉपुलेशन, एसटी शेड्यूल टेरिटरी, ठीक है, एससी शेड्यूल कास्ट, दोनों में अंतर है। एक जनजाति हो गया, एक जाति हो गया। जनजाति हो गया जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी जीवन जीते हैं, उनकी जनसंख्या जो है पूरे भारत में 10 करोड़ है। कितनी है, 10 करोड़ है। और सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा वन भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो जहां वन रहेगा, पहाड़ी एरिया, दुर्गम एरिया होगा, वहां पे ज्यादा जनजातीय लोग रहेंगे। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा आपके एसटी लोग रहते हैं, जनजाति लोग। और सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला यूनियन टेरिटरी जो है आपका कौन सा है, लक्षद्वीप। सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में, यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या वही का है, शेड्यूल टेरिटरी। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना 11 मई 2000 को की गई और बिहार में औसत मृत्यु दर कितना है, 6.7% है, ठीक है। तो ये टोटल आपका आंकड़ा पूरे भारत का हमने बता दिया। लिंगानुपात क्या है भारत का, तो भारत का कितना लिंगानुपात हमने बताया था, टोटल कितना है लिंगानुपात, 918। तो बिहार का हमने बताया था। भारत का जो लिंगानुपात है वो 940 है। प्रत्येक 1000 पुरुष पे 940 अभी वर्तमान में महिलाएं हैं ओवरऑल भारत का। तो अगर भारत का लिंगानुपात वो पूछे तो 940 है सर्वाधिक, और सबसे कम वाला ज़्यादा पूछता है, बार बार पूछा है, तो इसलिए ये सब आप याद रखेंगे। तो यहाँ से आपके हम उम्मीद करते हैं कि 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद जुड़ जाएं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।